हाल ही में भारत जलवायु परिवर्तन पर यूएनएफसीसी की को अपनी चौथी द्विवार्षिक अद्यतन रिपोर्ट प्रस्तुत की। यूएनएफसीसी ने अपनी चौथी वार्षिक अद्यतन रिपोर्ट प्रस्तुत की, जिसमें अपनी यूएनएफसीसी ने चौथी वार्षिक अद्यतन रिपोर्ट प्रस्तुत की, जिसमें बताया कि जीएचजी के सबसे बड़े उत्सर्जकों में कौन कौन शामिल है जी। तो सबसे बड़े उत्सर्जकों में जो है सबसे बड़ा उत्सर्जक कौन है, तो सबसे पहले उत्सर्जक ऊर्जा क्षेत्र पड़ता है। सर्वाधिक उत्सर्जन कौन करता है, तो ऊर्जा क्षेत्र। उसके बाद से कृषि क्षेत्र, ऊर्जा में सर्वाधिक उत्सर्जन होता है। उसके बाद कृषि क्षेत्र, ऊर्जा क्षेत्र कितना प्रतिशत करता है, तो 75% केवल ऊर्जा क्षेत्र ही जीएचजी उत्सर्जन करता है, जबकि कृषि जो है 13%, कृषि 13% का उत्सर्जन करता है। और वहीं पर कृषि 13%, वहीं पर बात करते हैं औद्योगिक प्रक्रिया जो है मात्र 8%। औद्योगिक प्रक्रिया कितना, 8% जीएचजी का उत्सर्जन करते हैं, जबकि अवशिष्ट जो है अवशिष्ट सिर्फ 2% के आसपास, 2.5% ही उत्सर्जन करते हैं। और वहीं तो इसलिए सर्वाधिक उत्सर्जन करने वालों में ऊर्जा क्षेत्र 1 नंबर 75% के साथ, उसके बाद कृषि क्षेत्र 13% के साथ, जबकि औद्योगिक क्रिया जो है 8% एवं अवशिष्ट जो है 15% का उत्सर्जन करते हैं और 15% का उत्सर्जन करते हैं। इसके बाद से बात करेंगे भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम। भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम 1947 के संदर्भ में निम्नलिखित में से कथनों में से कौन सा सही है। भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम के संदर्भ में पूछा है, सबसे सही कौन सा है। तो पहला ऑप्शन है, संविधान सभा को भारत के संबंध में अंग्रेजों द्वारा बनाए गए कुछ विशेष कानूनों को निरस्त करने की अनुमति नहीं थी। नहीं, यह गलती कहाँ है जी। तो संविधान सभा जो बनी थी तो यह पूर्णतः थी, संप्रभु थी, ना कि अंग्रेजों के अधीन और अंग्रेजों की बात मानने की बात संस्था थी। और इसने स्वतंत्रता अधिनियम 1947 में वायसराय के पद को समाप्त किया, यही सही है। और इधर इसके बाद से तो कह रहा है कि तीसरा नंबर ऑप्शन दे रहा है कि रियासतों पर ब्रिटिश आधिपत्य बनाए रखा था, ये भी गलती है। किसी आधिपत्य छोड़ दिया था पूरी तरह, ये गलती है। चौथा नंबर ऑप्शन है इसने देशी रियासतों को स्वतंत्र रहने की अनुमति नहीं दी, बल्कि उन्हें भारत या पाकिस्तान में से किसी एक को चुनने की अनुमति दी थी, यह भी गलती है। स्वतंत्र रहने की भी अनुमति दी थी। अब इसके बाद से बात करेंगे अनुच्छेद 23, अब क्वेश्चन नंबर 23, इसमें कौन सा सही है जी। क्वेश्चन नंबर 23 में कह रहा है, इसमें क्या पूछा है, मूल अधिकारों में कितने केवल राज्य की कार्रवाइयों के विरुद्ध व्यक्तियों को संरक्षण प्रदान करते हैं। कितने ऐसे हैं जो केवल राज्य की कार्रवाइयों के विरुद्ध व्यक्तियों को संरक्षण प्रदान करते हैं। तो राज्य की कार्रवाई के विरुद्ध व्यक्तियों को संरक्षण प्रदान करते हैं, तो इनमें से जो है कोई भी सही नहीं है। कैसे कोई भी ऐसा नहीं है जो कि राज्य के विरुद्ध व्यक्तियों को संरक्षण पूरी तरह से संरक्षण प्रदान कर देता हो। इसके बाद से बात करेंगे 24 नंबर क्वेश्चन है, प्रादेशिक सेना ने गोमती नदी पर पुनरुद्धार करने के लिए गंगा टास्क फोर्स का गठन किया है। गोमती नदी पर पुनरुद्धार करने के लिए गंगा टास्क फोर्स गठन किया गया है, किस पर, तो प्रादेशिक सेना ने गोमती नदी के पुनरुद्धार के लिए गंगा टास्क फोर्स का गठन किया है। इस संदर्भ में गोमती नदी से संबंधित कथनों पर विचार कीजिए। तो पहला क्वेश्चन क्या है, तो गोमती नदी का उद्गम तिब्बत के पठार से होता है। तो प्रादेशिक गोमती नदी का पुनरुद्धार करने के लिए गंगा टास्क फोर्स के बारे में कहता है, गोमती नदी का उद्गम तिब्बत के पठार से होता है जी। नहीं, यह गलती है, कहाँ है जी। तो यह उत्तर प्रदेश के पीलीभीत जिले से निकल जाता है, तो यह तो स्पष्ट रूप से गलती है। उसके बाद से गोमती, दूसरा नंबर लखनऊ, सुल्तानपुर और जौनपुर गोमती नदी के तट पर बसे हुए हैं, तो एकदम यह सही है। कैसे, लखनऊ तो स्पष्ट रूप से सभी को पता है। उसके बाद से सुल्तानपुर, जौनपुर शहर जो है गोमती नदी के तट पर ही बसे हुए हैं, गोमती नदी के तट पर ही बसे हुए हैं। और बात करेंगे 25वां नंबर क्वेश्चन है, 25वां नंबर क्वेश्चन है संसदीय शासन व्यवस्था की विशेषताओं के संदर्भ में विचार कीजिए। संसदीय शासन व्यवस्था के संदर्भ में विचार करना है। तो पहला टॉपिक क्या कर रहा है, संसदीय शासन व्यवस्था के संदर्भ में विचार करने की बात कर रहा है। संसदीय शासन व्यवस्था के संदर्भ में बात कर रहा है, इसमें सामूहिक उत्तरदायित्व का सिद्धांत होता है। तो यह तो एकदम स्पष्ट रूप से सही है कि जो यह है संसदीय शासन व्यवस्था में सामूहिक उत्तरदायित्व का सिद्धांत होता है, तो यह सही है। लेकिन दूसरा नंबर कह रहा है सत्ता का पूर्णतः पृथक्करण होता है। तो संसदीय सरकार की विशेषता नहीं है कि सत्ता का पूर्णतः पृथक्करण है। जैसे भारत में देख सकते हैं कि भारत में संसद है, तो संसद के ही सदस्य सरकार में शामिल होते हैं, तो इसलिए विधायिका के ही सदस्य जब सरकार में शामिल होता है, इसमें सत्ता का पूर्ण पृथक्करण कहाँ से हो गया। अब इसके बाद से बात करेंगे, अब क्वेश्चन नंबर 26 की बात करेंगे। क्वेश्चन नंबर 26, उत्तराखंड उच्च न्यायालय ने खड़िया के अनियमित खनन के लिए अधिकारियों को फटकार लगाई। उत्तराखंड उच्च न्यायालय ने खड़िया या सुपरस्टोन के अनियमित खनन के लिए अधिकारियों को फटकार लगाई। कहें जी, तो पहले से अनियमित खनन चल रहा था उत्तराखंड में, तो इसीलिए सर्वोच्च न्यायालय केस किया गया। तो कहें जी, तो कहें तो इसमें भारत के खड़िया भंडार का 50% से अधिक हिस्सा राजस्थान में संचित है। तो उत्तराखंड में बहुत कम ही मात्रा में खड़िया का भंडार है, और फिर भी वहाँ पर शोषण किया गया है, इसीलिए इस फटकार लगाई है। खड़िया एक यांत्रिक चट्टान है, जो बिना मटेरियल, खड़िया एक यांत्रिक चट्टान है जो प्राकृतिक रूप से पाए जाने वाले खनिज टेल्क से निर्मित होता है। यह भी सही है कि खड़िया जो है टाल्क से निर्मित होता है और प्राकृतिक रूप से पाए जाने वाले खनिज। अब बात करेंगे 27 नंबर क्वेश्चन कर रहा है। 27 नंबर क्वेश्चन है, भारत के महान्यायवादी के संदर्भ में कथनों पर विचार कीजिए। तो पहला अधिकार दे रहा है ऑप्शन, तो इससे संसद सदस्य को प्रदत्त सभी उपयुक्तियों और विशेषाधिकार प्राप्त होते हैं। तो क्या यह सही है कि महान्यायवादी को संसद सदस्यों के समान ही उन्मुक्तियां और विशेषाधिकार भी प्राप्त होते हैं। तो इसे तो यह कथन सही है, कैसे इसको भी महान्यायवादी को भी संसद सदस्यों के समान या एमपी के समान उन्मुक्तियां और विशेषाधिकार प्राप्त होते हैं। इसके बाद से बात करेंगे, दूसरा नंबर है, भारत का महान्यायवादी संघ की कार्यकारिणी का एक अंग है। तो बच्चा जानता है कि महान्यायवादी भी संघ की कार्यकारिणी का हिस्सा है। लेकिन तीसरा नंबर जब लोकसभा भंग होने पर भी वह स्वतः ही त्यागपत्र देता है, तो यह गलती है। वह त्यागपत्र दे सकता है, लेकिन ऐसा जरूरी नहीं है कि स्वतः ही दे दे। अतः कथन 3 सही है, इसलिए ए और डी सही होने के कारण ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। इसके बाद 21 नंबर क्वेश्चन है, 31 नंबर क्वेश्चन है, 31 नंबर क्वेश्चन है, भारत परिषद अधिनियम 1919 के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। भारत परिषद अधिनियम 1919, भारत परिषद अधिनियम मुसलमानों के लिए पृथक निर्वाचन क्षेत्र की शुरुआत की गई। 1919 में मुसलमानों के लिए पृथक निर्वाचन क्षेत्र की शुरुआत की गई। क्या सही है, तो गलती है। कहें जी, तो पृथक निर्वाचन क्षेत्र की शुरुआत 1909 में ही की गई थी, ना कि 1919 में। दूसरा ऑप्शन दे रहा है, इसके तहत कुछ प्रांतों में द्विसदनीय विधायिका का प्रावधान किया गया है। इसके तहत कुछ प्रांतों में द्विसदनीय विधायिका का प्रावधान किया है, तो भारत द्विसदनीय विधायिका तो सही हो जाएगा।
तो ये गलती ना है, तो यह भी गलती हो जाएगा। बी नंबर था कि कुछ प्रांतों में द्विसदनीय विधायिका का प्रावधान नहीं करता है, या प्रांतों में द्विसदनीय विधायिका नहीं लाया था इसने 1919 ने, तो यह गलती हो गया। इसके बाद से 32 नंबर क्वेश्चन का है जी, तो 32 नंबर क्वेश्चन है आधिकारिक सांख्यिकी के लिए बिग डेटा और डेटा साइंस पर संयुक्त राष्ट्र विशेषज्ञ समिति के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा सही है, सही नहीं है इसके संबंध में जी। तो सांख्यिकी के लिए, आधिकारिक सांख्यिकी के लिए बिग डेटा और डेटा साइंस पर संयुक्त राष्ट्र विशेषज्ञ समिति के संदर्भ में सही नहीं खोजना है। कहाँ नहीं खोजना है जी, क्या खोजना है जी इसमें, तो सही नहीं जो है, जो कि गलती है। तो इसमें कौन सा UNCEBT के बारे में कौन सा सही नहीं है जी, तो पहला जो है UNCEBT का गठन संयुक्त राष्ट्र सांख्यिकी आयोग के अंतर्गत किया गया था। तो हाँ, यह एकदम सही बात है कि UNCEBT का गठन जो सांख्यिकी आयोग के अंतर्गत किया गया था, UN के सांख्यिकी आयोग के अंतर्गत। और इसके बाद से ऑप्शन दूसरा दे रहा है, तो यह तो गलती सही हो जाएगा। उसके बाद दूसरा नंबर UNCEBT में 31 सदस्य देश हैं और 16 अंतर्राष्ट्रीय संगठन, क्या सही, तो हाँ सही है। UNCEBT में 31 सदस्य देश हैं और 16 संगठन भी शामिल है, 31 देश और 16 संगठन शामिल है UNCEBT में। अब इसके बाद से सी नंबर है भारत UNCEBT का सदस्य नहीं है। क्या ये सही है कि भारत UNCEBT का सदस्य नहीं है, तो यही गलती है कि भारत जो है UNCEBT का सदस्य बन चुका है। भारत जो है UNCEBT का सदस्य बन चुका है। अब इसके बाद से 34 नंबर क्वेश्चन है, सुर्खियों में रहा हुलुंगा पार गिब्बन वन्यजीव अभयारण्य, जो हुलुंगा पार गिब्बन वन्यजीव अभयारण्य, ये कहाँ पर है जी, तो हुलुंगा पार वन्यजीव अभयारण्य तो असम में है। हुलुंगा पार वन्यजीव अभयारण्य जो है असम में है। हुलुंगा पार वन्यजीव अभयारण्य, यहाँ पर ड्रिलिंग की अनुमति दे दी गई है। NBWL ने भी अनुमति दे दिया है कि जाकर ड्रिलिंग कर सकते हैं। इसके बाद से 35 नंबर क्वेश्चन का है जी, कौन सी संस्थाएं भारत में लोकपाल के क्षेत्राधिकार में आती है, तो लोकपाल के क्षेत्राधिकार में कौन सी संस्था आ सकती है जी, तो मंत्री संसद में दिए गए वक्तव्य से संबंधित मामलों के लिए, तो यह सही है, तो नहीं यह गलती है। संसद में कोई भी बात कुछ भी बोल दिया जाए तो उसका मामला कहीं पर नहीं उठा है, सुप्रीम कोर्ट में जब किया करेगा तो लोकपाल के समक्ष कैसे जा सकता है, तो यह गलती हो गया। इसका दूसरा नंबर है सभी सरकारी सहायता प्राप्त संस्थान, दूसरा नंबर है सभी सरकारी सहायता प्राप्त संस्थान लोकपाल के दायरे में है, लेकिन यह भी गलती है। ऐसी कुछ ऐसी संस्थाएं भी होती है जो लोकपाल के क्षेत्राधिकार से बाहर रखी जाती है, जैसे एक खुफिया एजेंसियां भी लोकपाल के दायरे से बाहर रखी जाती हैं, तो इनको लोकपाल के दायरे में नहीं रखा जाता है, गुप्त एजेंसी को दिया स्टेटमेंट ऐसी गलती है। और तीसरा नंबर स्टेटमेंट दे रहा है विदेशी अंशदान विनियमन अधिनियम FCRA के तहत धन प्राप्त करने वाली सभी संस्थाएं भी लोकपाल के अधीन आती हैं, तो नहीं, यह भी गलती है। FCRA के तहत धन प्राप्त करने वाली सभी संस्थाएं भी लोकपाल के क्षेत्राधिकार में नहीं आती हैं। वित्तीय आपात की घोषणा के परिणामों के संदर्भ में कथनों पर विचार करना वित्तीय आपात के संबंध में पूछा जा रहा है। तो पहला ऑप्शन दिया है, केंद्र को राज्यों के वित्तीय मामलों पर पूर्ण नियंत्रण प्राप्त हो जाता था। केंद्र को राज्यों के वित्तीय मामलों पर पूर्ण नियंत्रण हो जाता था, हाँ एकदम सही है। वित्तीय आपात की स्थिति में केंद्र को राज्यों के वित्तीय मामलों में पूर्ण नियंत्रण हो जाता है। दूसरा नंबर दिया है, राज्य विधानमंडल द्वारा पारित सभी धन विधेयक या अन्य वित्तीय विधेयक राष्ट्रपति के विचार के लिए आरक्षित किए जा सकते हैं, तो यह भी सही है। कैसे आरक्षित किए जा सकते हैं राष्ट्रपति के लिए, राष्ट्रपति उच्चतम न्यायालय और उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों के वेतन और भत्तों में कटौती के निर्देश जारी कर सकता है। राष्ट्रपति जो है उच्चतम न्यायालय और उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों के वेतन एवं भत्ते में कटौती के निर्देश जारी कर सकता है। वेतन एवं भत्तों में कटौती के निर्देश जारी कर सकता है। राष्ट्रपति जो है उच्चतम न्यायालय और उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों के वेतन और भत्ते में कटौती का निर्देश जारी कर सकता है। अब इसके बाद से अगला क्वेश्चन जो है, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। 37 नंबर है, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। संविधानवाद सीमित सरकार से संबंधित है। संविधानवाद जो है सीमित सरकार से संबंधित है। और दूसरा नंबर आपसे दे रहा है, भारतीय संविधान में राज्य की नीति के निदेशक तत्व संविधानवाद को लागू करते हैं, तो क्या यह सही है कि संविधानवाद सीमित सरकार से सही है? हाँ, संविधान एक निश्चित नियम बनाकर संविधान की अनंत शक्तियों को सरकार की अनंत शक्तियों को निश्चित कर देता है कि इतना ही काम करना है, इससे बाहर नहीं जाना है। और दूसरा नंबर कह रहा है कि नीति निर्देशक तत्व संविधानवाद को लागू करते हैं, तो हाँ यही तो नीति निर्देशक तत्व है जो कि राज्यों को जन कल्याण लाने के लिए संविधानवाद की बात करता है। नहीं, ये गलती है। कहे जी, तो नीति निर्देशक तत्व संविधानवाद से संबंधित नहीं है जी। राज्यों को तो और भी ज़्यादा ही शक्ति देता है। नीति निर्देशक तत्व जो है राज्यों को अनंत शक्ति दे देता है, मतलब बहुत ज़्यादा शक्ति देता है। ये कम शक्ति नहीं देता है, तो हर क्षेत्र में हस्तक्षेप करने और हर क्षेत्र में काम करने की अनुमति देता है नीति निर्देशक तत्व। इसीलिए केवल ऑप्शन नंबर सी सही है। कैसे कि ऑप्शन ए सही है लेकिन बी गलती है। अब बात करेंगे वैश्विक साइबर सुरक्षा आउटलुक। वैश्विक साइबर सुरक्षा आउटलुक किसके द्वारा जारी किया गया है जी? तो वैश्विक सुरक्षा आउटलुक जो है विश्व आर्थिक मंच द्वारा जारी किया गया है। वैश्विक सुरक्षा आउटलुक, वैश्विक साइबर सुरक्षा आउटलुक विश्व आर्थिक मंच द्वारा जारी किया गया है। अब इसके बाद से क्वेश्चन है, इसके बाद से क्वेश्चन कौन सा है जी? तो मूल अधिकारों के संदर्भ में, मूल अधिकार के संदर्भ में विचार करना है। तो क्या विचार करना है? ये सभी राज्य की मनमानी कार्यवाहियों के विरुद्ध उपलब्ध है। मूल अधिकार जो है राज्य की मनमानी कार्यवाहियों के विरुद्ध उपलब्ध है, तो हाँ यह सही है।
यह तो सही है कि राज्य को मनमानी कार्यवाही के विरुद्ध जनता को संरक्षण प्रदान करते हैं। दूसरा नंबर है संसद साधारण अधिनियम द्वारा उन पर प्रतिबंध लगा सकती है। तो यह क्या सही है? नहीं, गलती है। कैसे कि इसके लिए विशेष बहुमत की आवश्यकता होती है। कोई भी अथी में संशोधन करना हो मूल अधिकारों में तो विशेष बहुमत की आवश्यकता होती है। राज्य के तीसरा नंबर दे रहा है राज्य के नीति निदेशक तत्व इनके कार्य क्षेत्र को सीमित नहीं करते हैं। राज्य के नीति निदेशक तत्व इनके कार्य क्षेत्र को सीमित नहीं करते हैं। तो क्या यह सही है कि राज्य के नीति निदेशक तत्व इनके कार्य क्षेत्र को सीमित नहीं करते हैं? ये गलती है। राज्य के नीति निदेशक तत्व जो हैं इनके कार्य क्षेत्र को सीमित करते हैं। मतलब कि इसको तो मूल अधिकारों को सीमित करने का काम कौन करता है? तो मूल अधिकारों को सीमित करने का काम यही करता है। अब बात करेंगे 40 नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। कितने नंबर क्वेश्चन है? 40 नंबर क्वेश्चन है। तो इसको निम्नलिखित कथनों पर विचार करने के बाद करें तो विचार कर लेते हैं। संविधान की उद्देशिका संविधान के अधिनियम के बाद जोड़ी गई थी। कह रहा है संविधान की उद्देशिका जो है संविधान के अधिनियमन के बाद जोड़ी गई थी जी। तो हाँ, यह सही है। कैसे कि जब संविधान पूर्णतः मतलब कि एकदम थी पूर्णतः तैयार हो गया था तब संविधान की उद्देशिका को मंजूरी दी गई। पूर्ण रूप से मंजूरी कब दी गई उद्देशिका? तो सबसे अंत में। उद्देशिका को सबसे अंत में संविधान से समरूपता सुनिश्चित करने के लिए जोड़ा गया था। अर्थात संविधान में जो बातें लिखी गई थी उस सब के अनुरूप उद्देशिका को ढाला गया। इसीलिए दोनों क्वेश्चन सही है और दोनों एक दूसरे की व्याख्या भी करता है जी। दोनों एक दूसरे की व्याख्या भी करता है, इसीलिए ऑप्शन नंबर ए सही है। अब बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 41 को। क्वेश्चन नंबर 41 को बात का देखेंगे। हाल ही में क्वेश्चन कह रहा है हाल ही में विश्व के पहले क्रायो बॉर्न बेबी प्रवाल को निम्नलिखित में से किस स्थान पर सफलतापूर्वक लगाया गया? क्रायो बॉर्न बेबी प्रवाल किस स्थान पर लगाया गया? क्रायो बॉर्न बेबी प्रवाल को ग्रेट बैरियर रीफ में लगाया गया है। क्रायो बॉर्न बेबी प्रवाल अर्थात क्रायोमैक्स टेक्नोलॉजी से जहाँ पे मतलब क्रायोमैक्स टेक्नोलॉजी से बहुत पहले से प्रवाल के लार्वा को संरक्षित किया जा रहा था और पहली बार लंबे समय तक लार्वा को रखने के बाद पुनः उसको समुद्र में स्थापित करके लगाया गया, इसलिए इसको क्रायोबॉर्न बेबी प्रवाल कहते हैं। लगाया गया कहाँ पर? ग्रेट बैरियर रीफ में। अब 42 नंबर का है तो संविधान की उद्देशिका का क्वेश्चन है जी। तो उद्देशिका में उल्लिखित है कि संविधान अपनी शक्ति संसद से प्राप्त करता है। उद्देशिका में क्या उल्लेख है जी? उद्देशिका में उल्लिखित है कि संविधान अपनी शक्ति संसद से प्राप्त करता है। तो क्या सही है कि संसद से अपनी शक्ति प्राप्त करता है जी? नहीं, ये जनता से अपनी शक्ति प्राप्त करता है। पहले ही लिखा गया हम भारत के लोग, अर्थात अगर हम संसद के लोग लिखा रहता तो अपने संसद से प्राप्त करता है, तो पूरे भारत के लोगों से शक्ति प्राप्त करता है। दूसरा नंबर का है भारतीय संविधान एकमात्र ऐसा संविधान है जिसकी शुरुआत उद्देशिका से होती है। भारतीय संविधान एकमात्र ऐसा संविधान है जिसकी शुरुआत उद्देशिका से होती है। तो गलती है, कैसे? सबसे पहले तो अमेरिकी संविधान ही लागू कर दी थी से शुरू हुई थी, उद्देशिका से ही शुरू हुई थी, इसीलिए इसका कोई भी ऑप्शन सही नहीं है। तो ऑप्शन नंबर डी सही है। अब बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 43 राष्ट्रीय गौरव अपमान निवारण अधिनियम। सबसे पहले पूछ कर रहा है तो कितने अधिनियम जो है मूल कर्तव्यों के कार्यान्वयन को प्रभावित करते हैं? मूल कर्तव्यों के कार्यान्वयन को प्रभावित करते हैं तो कौन कौन से हैं जी? तो राष्ट्रीय गौरव अपमान निवारण अधिनियम 1971। तो क्या यह राष्ट्रीय गौरव अपमान निवारण अधिनियम तो राष्ट्रीय गौरव अपमान निवारण अधिनियम 1971। लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम 1951 और दूसरा नंबर दे रहा है वन्य जीव अधिनियम। इसमें कुछ कह रहा है कि मूल कर्तव्यों के कार्यान्वयन को प्रभावित करते हैं। मूल कर्तव्य के लिए कौन कौन है जी? तो ये राष्ट्रीय गौरव अपमान निवारण अधिनियम, तो इसमें तो बात की गई कि राष्ट्रीय गौरव को बनाए रखना है मूल कर्तव्य में, तो ये भी आइए जाएगा। लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम भी आइए जाएगा, ये भी मत देने की बात करता है, कर्तव्य को कहता है कि आप लोग को वोट देने जाना है। और तीसरा नंबर का है जी तो वन्य जीव अधिनियम 1972। वन्य जीव अधिनियम 1972, तो इसमें भी तो मूल कर्तव्य में तो बात की गई है कि वन्य जीवों की सुरक्षा। और UAPA 1967 भी मूल कर्तव्य के अंतर्गत किया था, कहता है कि अपराध नहीं करना है, तो ये भी आ जाएगा मूल कर्तव्यों में ही। अब बात करेंगे भारतीय संविधान मूल अधिकार और राज्य के नीति निर्देशक तत्वों के बीच संतुलन की आधारशिला पर आधारित है। कह रहा है कि मूल अधिकार संविधान में जो है मूल अधिकार और राज्य के निर्देशक तत्व संतुलन बना हुआ है। ये आपस में सामाजिक क्रांति के वादे से जुड़े हुए हैं। सामाजिक क्रांति के वादे से जुड़े हुए हैं। ये एक रथ के दो पहिए हैं, एक रथ के दो पहिए हैं के समान है और समान रूप से महत्वपूर्ण है। किसी एक को दूसरे पर पूर्ण प्राथमिकता देना संविधान की मूल भावना का हनन होगा। एक को दूसरे पर मूड़ी पर रख देना हनन होगा।
अब बात करेंगे उच्चतम न्यायालय के किस निर्णय में प्रतिबिंबित होता है, उच्चतम न्यायालय के किस निर्णय में प्रतिबिंबित होता है। तो पहला नंबर टॉपिक है इंदिरा साहनीवाद, केशवानंद भारती निर्णय, इंदिरा साहनीवाद। तो ई है मिनर्वा मिल्सवाद में सर्वोच्च न्यायालय ने कहा था कि मूल अधिकार और नीति निर्देशक तत्व जो है संतुलित हैं। ये दोनों सामाजिक क्रांति के अंग हैं। एक रथ के दो पहिए हैं, किसने कहा था? तो सर्वोच्च न्यायालय ने कहा था कि ये दोनों एक रथ के दो पहिए हैं। इसके बाद से क्वेश्चन नंबर 45 है। क्वेश्चन नंबर 45 किस चीज की बात कर रहा है जी? किस उपाय द्वारा क्या बात कर रहा है? किस उपाय द्वारा भारत अपना क्षेत्र किसी अन्य पड़ोसी देश को समर्पित कर सकता है? किस उपाय द्वारा जो है कोई भारत अपने क्षेत्र को दूसरे को समर्पित कर सकता है? साधारण बहुमत द्वारा। तो क्या साधारण बहुमत द्वारा किसी को अपना मुंह उठा क्षेत्र दिया जा सकता है? तो ये गलती है। साधारण बहुमत द्वारा कभी नहीं, विशेष बहुमत द्वारा दिया जा सकता है। संसद के दोनों सदनों द्वारा 2/3 बहुमत से पारित विधेयक के माध्यम से संविधान संशोधन करके। तो यह सही है। 2/3 विशेष बहुमत की आवश्यकता होती है किसी देश को अगर भारतीय क्षेत्र देना है तो विशेष बहुमत के द्वारा ही दिया जा सकता है, वो भी संविधान संशोधन के माध्यम से, ना कि ऐसे ही। अब बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 49 है। क्वेश्चन नंबर 49 में पहला टॉपिक क्या दे रहा है जी? पहला अथी का है, पहला क्वेश्चन है संविधान के अनुच्छेद 352 के तहत उपबंधित राष्ट्रीय आपातकाल के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। राष्ट्रपति राष्ट्रीय आपातकाल को भारत के किसी विशेष भाग तक ही सीमित कर सकता है। राष्ट्रपति जो है राष्ट्रीय आपातकाल को भारत के किसी विशेष भाग तक ही सीमित कर सकता है। क्या ये सही है जी? राष्ट्रीय आपातकाल को भारत के किसी विशेष भाग तक ही सीमित कर सकता है, तो सही है। यह सही है कि राष्ट्रपति किसी भाग तक सीमित कर सकता है। अब इसके बाद से है राष्ट्रपति केवल प्रधानमंत्री की सलाह पर राष्ट्रीय आपातकाल की घोषणा कर सकता है जी। केवल प्रधानमंत्री की सलाह पर नहीं, मंत्रिपरिषद की सलाह पर राष्ट्रीय आपातकाल की घोषणा किसकी सलाह पर की जाती है जी? तो मंत्रिपरिषद के, ना कि केवल प्रधानमंत्री के। अब अगला टॉपिक का है जी 50 नंबर क्वेश्चन का है। तो निम्नलिखित में से किस वाद के निर्णय में उच्चतम न्यायालय ने माना कि उद्देशिका मूल संरचना का हिस्सा है? किस वाद में के निर्णय में उच्चतम न्यायालय ने माना कि उद्देशिका मूल संरचना का हिस्सा है? मूल संरचना का हिस्सा है तो किसमें है जी? तो ये तो साफ साफ पता है जी हर किसी को कि एस आर बोम्मई वाद में बताया था। सर्वोच्च न्यायालय ने एस आर बोम्मई वाद में ही बताया था। किसमें? तो एस आर बोम्मई वाद में, जब कर्नाटक के सीएम को हटाया गया तब उस बाद में न्यायालय पहुंचे और उसी में बोला गया था कि उद्देशिका जो है मूल अधिक का हिस्सा है, मूल संरचना है उद्देशिका। अब इसके बाद से 51 नंबर क्वेश्चन का है जी। 51 नंबर क्वेश्चन जो है 51 नंबर क्वेश्चन जो है कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन से संसदीय व्यवस्था की तुलना में अध्यक्षीय व्यवस्था के लाभ माने जा सकते हैं? संसदीय व्यवस्था की तुलना में अध्यक्षीय व्यवस्था के लाभ माने जा सकते हैं। अल्पसंख्यकों का प्रतिनिधित्व, अध्यक्षीय व्यवस्था के लाभ माने जा सकते हैं। अल्पसंख्यकों का प्रतिनिधित्व, अध्यक्षीय व्यवस्था के लाभ माने जा सकते हैं। अल्पसंख्यकों का प्रतिनिधित्व, अध्यक्षीय व्यवस्था के लाभ माने जा सकते हैं। अध्यक्षीय व्यवस्था के लाभ का कहा है जी? अल्पसंख्यकों का प्रतिनिधित्व। तो क्या ये अल्पसंख्यकों का प्रतिनिधित्व की जगह देता है जी?